नमस्कार। देश काल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अब ये तकरीबन तय हो गया है कि महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री की कुर्सी अब देवेंद्र फडणवीस को दी जाएगी। देवेंद्र फडणवीस पहले भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पिछली बार भी 2.5 साल पहले जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई गई थी तब भी उनका नंबर था, लेकिन हाईकमान ने तय किया कि एकनाथ शिंदे को कमान दी जाएगी और वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। उप मुख्यमंत्री बनकर उन्हें संतोष करना पड़ा, बल्कि मजबूरन उन्हें उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा। वो नहीं चाहते थे, आला कमान की तरफ से निर्देश आए और उन्होंने वो पद संभालना पड़ा। तो ये एक बड़ा कदम है, बड़ी रणनीति है बीजेपी की। हालांकि एकनाथ शिंदे अपना दावा ठोक रहे थे और उस दावे में दम भी था। कायदे से तो देखा जाए तो अगर गठबंधन के धर्म के लिहाज से भी तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। उनके नेतृत्व में महायुति ने चुनाव लड़ा, उनके नेतृत्व में चुनाव जीता और बहुत ही शानदार तरीके से जीता। उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में उन्होंने जिस तरह से आखिरी 4-5 महीने में गोटियां सजाई जीत के लिए, लाड़की बहना योजना वगैरह लाए और बहुत सारे किसानों को, बेरोजगारों को जो कैश ट्रांसफ़र किया, उसकी वजह से ये जीत हासिल हुई, ऐसा मानते हैं। हालांकि धांधली के भी गंभीर आरोप लग रहे हैं, एक वो दूसरा पक्ष है, लेकिन इस वजह से शिंदे का दावा बनता था। बल्कि उनके पार्टी ने उनके दावे के पक्ष में 6 वजहें भी गिनाई हैं। उनमें से 1-2 वजहें तो मैं आपको बता चुका हूं, और एक और बड़ी वजह यह है कि अगर उद्धव ठाकरे को काउंटर करना है तो ज़रूरी है कि एकनाथ शिंदे को ही राज्य की कमान दी जाए, क्योंकि वो एक तो मराठा हैं, ये एक अतिरिक्त एडवांटेज होता है। और दूसरा ये है कि वो उद्धव ठाकरे को मुंबई में ख़ास तौर पर अच्छे से काउंटर कर सकते हैं। मुंबई शिवसेना का गढ़ है, असली लड़ाई शिवसेना की मुंबई में ही होती है, और अभी मुंबई की जो महानगर पालिका है उसके चुनाव भी होने हैं। तो अगर शिंदे कुर्सी पर होंगे तो उसका अतिरिक्त लाभ मिलेगा बीजेपी को या महायुति को। लेकिन जाहिर है कि इन तमाम चीज़ों को खारिज किया जाएगा अगर देवेंद्र फडणवीस को कुर्सी पर बैठाना है, जो कि एक तरह से तय हो चुका है। तमाम खबरें आ रही हैं कि ये निर्णय लिया जा चुका है और बस उस पर मुहर लगनी है, उसका अनाउंसमेंट होना है, किसी भी समय हो सकता है और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। दोनों जो दूसरे घटक हैं उनकी भी सहमति ले ली गई है, बताया जाता है। एकनाथ शिंदे ने भी और अजित पवार ने भी अपनी सहमति दे दी है। अजित पवार ने तो पहले ही सहमति दे दी थी। उनके लिए ये अच्छा ही है, क्योंकि वो एकनाथ शिंदे के अंडर में काम करने के बजाय देवेंद्र फडणवीस के मातहत काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे, ज़्यादा सुविधाजनक लगेगा। उनके साथ उनकी पुरानी दोस्ती भी है। वो एक बार पहले भी पार्टी छोड़कर सुबह 5 बजे शपथ लेने पहुंच गए थे देवेंद्र फडणवीस के साथ, ली भी थी शपथ। कुछ समय 80 घंटे के करीब सरकार चली थी। तो ये एक तरह से कहा जाए कि देवेंद्र फडणवीस के लिए अब पूरा स्टेज सेट हो गया है मुख्यमंत्री बनने का। अब ये जो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि इतने बड़े बहुमत के साथ सरकार बना रही है। और दूसरी बात यह कि अपनी जो संख्या है, उस अपना संख्या बल है, वो भी उसके पास अच्छा खासा 132 सीटें जीती हैं, यानी 13 सीटें कम हैं उसे बहुमत हासिल करने में, और किसी भी क्षण वो बहुमत हासिल कर सकती है। निर्दलीयों को अपने में शामिल करके या किसी भी पार्टी को तोड़कर ये काम वो आसानी से कर सकती है। और अभी भी कहा जा रहा है कि उद्धव की जो शिवसेना के जो विधायक जीत के आए हैं उनमें से कुछ टूटकर जा भी सकते हैं। वो हो सकता है एकनाथ शिंदे की सेना में जाएं या बीजेपी अपने साथ ले। तो ये एक मजबूत स्थिति में है बीजेपी, अपनी शर्तें मनवाने की स्थिति में है। दोनों जो दूसरे घटक हैं उस पर उसकी निर्भरता नहीं है और वो अपना निर्णय ले सकते हैं देवेंद्र फडणवीस। तो ये बड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन है।
लेकिन कुछ प्रश्न हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से ज़रूर हमें सोचना चाहिए। एक तो ये है कि देवेंद्र फडणवीस की जो छवि है वो मोदी और शाह के प्रतिनिधि के तौर पर ज़्यादा है, और महाराष्ट्र के नेता के रूप में या मराठी मानुस के नेता के रूप में अब वो छवि धूमिल हो गई है। पिछले 2.5-3 साल में उन्होंने जिस तरह से तोड़फोड़ मचाई, उनके ज़रिए तोड़फोड़ कराई गई शिवसेना की, एनसीपी की, खरीद फरोख्त की राजनीति में वो सीधे शामिल रहे और लोगों को परेशान करने के लिए शामिल रहे। ईडी का उपयोग करना हो, दूसरी एजेंसियों का इस्तेमाल करना हो, उसमें परोक्ष रूप से माना जाता रहा कि देवेंद्र फडणवीस इसमें वो फ्रंट का काम कर रहे हैं और उनके ज़रिए ही एक सारा खेल हो रहा है। तो इससे उनकी जो छवि है वो एक साफ सुथरे शालीन नेता की नहीं रह गई है, एक बहुत ही तिकड़मी और कहना चाहिए कि हर तरह के जो नैतिक अनैतिक तरीके होते हैं राजनीति में वो सब आजमाने के लिए जाने लगते हैं। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो महाराष्ट्र की राजनीति में गुजरात बनाम महाराष्ट्र चल रहा है उसमें वो उस तरह से फिट नहीं बैठते हैं, क्योंकि वो जो महाराष्ट्र से प्रोजेक्ट ले जाए गए गुजरात और दूसरे हिस्सों में, उसका उन्होंने उस तरह से कभी विरोध नहीं किया, उन्होंने उसको उस तरह से गलत ठहराया नहीं, और इस वजह से वो एक तरह से प्रो गुजरात ज़्यादा दिखे, प्रो महाराष्ट्र कम दिखे। तो ये उनकी एक और खामी है जो कि महाराष्ट्र के लोगों को चुभेगी। और अगर धारावी जैसे प्रोजेक्ट में अडानी को अतिरिक्त सुविधाएं दी जा रही हैं और आगे भी दी जाएंगी, या मुंबई में दूसरे प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, या महाराष्ट्र में दूसरे तरह के प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, और पावर परचेज एग्रीमेंट में जो विशेष छूट दी गई है अगर वो वापस नहीं ली जाती है, तो ये तमाम चीज़ें उनके खिलाफ काम करेंगी। ये दूसरा पॉइंट है जो इस पूरे उनके मुख्यमंत्री पद संभालने से जुड़ा हुआ है। तीसरा एक बड़ा मुद्दा ये है कि वो ब्राह्मण हैं। हालांकि आरएसएस को ब्राह्मण पसंद हैं, एक तरह की कहा जा रहा है कि पेशवा शाही फिर से महाराष्ट्र में लाई जा रही है आरएसएस के ज़रिए, देवेंद्र फडणवीस के ज़रिए। लेकिन जो महाराष्ट्र की राजनीति का मिजाज है उसमें ब्राह्मणों को बहुत अच्छे से नहीं देखा जाता है, ब्राह्मणों के नेतृत्व को बहुत अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता है, क्योंकि आप अगर देखें तो दलितों का आंदोलन महाराष्ट्र में अच्छा खासा मजबूत रहा है और वो मोटे तौर पर ब्राह्मण विरोधी रहा है। उद्धव ठाकरे की राजनीति में भी ब्राह्मण विरोध एक बड़ा फैक्टर रहा है। गैर ब्राह्मणों के साथ मिलकर वो अपना कोएलिशन जो सामाजिक समीकरणों का है वो बनाते रहे हैं। तीसरी बात यह है कि मराठों का एक तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रभुत्व रहा है और वो लीड करते हैं तो उनको ज़्यादा सहयोग समर्थन मिलता है। इसीलिए एकनाथ शिंदे जो कि मराठा हैं, वो उनके मुख्यमंत्री बनने से जो महायुति है उसको ज़्यादा फ़ायदा होता, वो ज़्यादा मजबूत हो सकती थी। वो देवेंद्र फडणवीस की वजह से शायद न हो पाए। देवेंद्र फडणवीस ज़्यादातर सामाजिक समूहों में शायद एक नफ़रत के पात्र होंगे, वो उनको उस तरह से स्वीकार्य नहीं होंगे। 2014-15 की बात अलग है, उस समय हालात दूसरे थे, उस समय परिस्थितियां दूसरी थीं, उस समय उस तरह से उनकी छवि खराब नहीं हुई थी। जो फैक्टर्स मैंने पहले बताए 2-3 वजहों से वो छवि नहीं थी, साफ़ सुथरी छवि थी। तो देवेंद्र फडणवीस को एक अच्छे चेहरे के रूप में देखा गया, लेकिन कालांतर में वो लगातार ऐसी हरकतें करते रहे जिसकी वजह से उनकी छवि खराब हुई। और इस चुनाव में तो उन्होंने वोट जिहाद और क्या क्या कहा, क्या क्या किया, उसकी वजह से भी उनकी छवि एक नकारात्मक छवि बनी है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति को आने वाले समय में प्रभावशाली बनाएंगी। दूसरा, एकनाथ शिंदे को माफ़ कीजिएगा, एकनाथ शिंदे को जिस तरह से वंचित किया गया है मुख्यमंत्री पद से, उसका भी मैसेज बहुत अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि इतना सब करने के बावजूद उनको किनारे लगाना, ये एक न तो शिवसेना के जो काडर हैं उनको पसंद आएगा, हो सकता है कि शिवसेना के
बहुत सारे कार्यकर्ता धीरे धीरे करके फिर वापस उद्धव सेना के पास लौटने लगे, क्योंकि अब एकनाथ शिंदे के पास वैसा एब्सोल्यूट पावर नहीं होगा जो एक मुख्यमंत्री के पास होता है। उनके पास कोई मंत्रालय होगा, 2-3 मंत्रालय होंगे, उनके जो पार्टी के जो मंत्री हैं, मंत्री बनेंगे जो नेता, उनके पास मंत्रालय होंगे, लेकिन वो रुतबा नहीं रहेगा। और वो रुतबा नहीं रहेगा तो हो सकता है कि धीरे धीरे एक दूसरा पोलराइजेशन शुरू हो जाए उद्धव सेना की तरफ से। और ये उद्धव सेना के लिए बड़ी अच्छी बात होगी कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। उनका मुख्यमंत्री न बनना उद्धव सेना के भविष्य के लिए बहुत सुखद बात होगी, एक अच्छी खबर है उनके लिए इस बुरी खबर के बाद, चुनाव में बुरी तरह से हारने के बाद। तो ये कुछ परिस्थितियां हैं जो निर्मित होंगी। बीजेपी निश्चित रूप से ये कंसोलिडेट करना चाहती है अपने आप को। आपको याद होगा कि अमित शाह ने चुनाव के दौरान ही कहा था कि बीजेपी 2029 में अपने बल पर सरकार बनाना चाहती। तो बीजेपी की हमेशा कोशिश रही है कि अपने सहयोगी दलों को निगल ले, हड़प ले, तोड़ दे और अपनी को मजबूत करे। और उसने इस चुनाव में ये किया है और अगले चुनाव तक वो अपने आप को उस स्थिति में पाना चाहेगी। या तो वो अजित पवार की पार्टी को तोड़ेगी, शिवसेना को तोड़ेगी, और जो दूसरे दल हैं उनको तोड़कर अपनी संख्या बल बढ़ाएगी। और जो निर्भरता इन दूसरे दलों पर है, बेशक उनको छिटकाए ना, अपने साथ ही रखेगी, लेकिन जो विशुद्ध उसका वो रहेगा अधिकार और वर्चस्व, वो बना रहेगा। और ये बीजेपी के लिहाज से अच्छा हो सकता है, लेकिन गठबंधन राजनीति के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं होगा आगे चलकर। और गठबंधन के घटकों को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।